हेलो गाइस, तो जेजे के मॉडलों का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 7। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं। बट तुमने अगर इसके प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे तो जाके उसे देख लेना। और साथ ही मैं इस चैप्टर से जुड़े कोई भी मांगा पैनल्स तुम्हें नहीं दिखाने वाला, क्योंकि तुम जानते हो पिछले वीडियो में क्या हुआ था और इसका प्रॉपर ट्रांसलेशन भी नहीं आया है। लेकिन तुम्हें मैं ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे तुम्हें ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि क्रॉस मारू को कंट्रोल करके किस तरह इस बुड्ढे की खटिया खड़ी की, पर सुजुकी बीच में आकर अपनी दोस्ती की ताकत से मारू को वापस जगा दिया। और उस टाइम में क्रॉस मारू से कनेक्ट था और इसीलिए उसने वही दोस्ती वाली फीलिंग पहली बार एक्सपीरियंस की, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आया कि ये क्या था। फिर वहां पर क्रॉस टेलीपोर्ट होके मारू को शांत किया और फिर वो बेहोश हो गया। एक्चुअल में मारू पहले से ही बेहोश था, लेकिन वो बेहोशी में फिर से बेहोश हो गया। कोई सेंस है इस बात की? और फिर वो सुजुकी की तरफ देखते हुए पूछा कि ये क्या था। फिर वो कहने लगा कि होश में आओ, मुझे बताओ क्या था, क्या मतलब है तुम्हारा नेबर बोलने का, और क्या मतलब हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। और इन्हीं की बातों का फायदा उठाकर वो बुढ़ा यहाँ से खिसकने की कोशिश किया और वो थोड़ा दूर निकल ही गया था। और उसको जैसे ही लगा कि वो बच गया है, लेकिन तभी वहाँ पर उसामे आ गया और हमने पहली बार उसामे को एक्शन करते हुए देखा। तो उसामे ने अपने हाथ के दस्ताने हटाए और हमने देखा कि उसके हाथ में कर्स मार्क है, जो बिलोंग करता है इनुमाकी के क्लैन से। तो अगर तुम्हें ओरिजिनल जेजे के याद है तो तुम्हें ये बंदा याद होगा, जो आई थिंक सुशी के इंग्रेडिएंट्स से बात करता था, बिकॉज इसके पास कर्स मार्क था और एक कर्स स्पीच का यूज करता था, जिससे कोई भी बात बोलो वो सच हो जाता था। और यहाँ पर सेम चीज उसामे भी करता है। पहले इस बूढ़े आदमी को रोकता है और उसे किक मारकर बेहोश कर देता है। अब इसे दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसामे इनुमाकी क्लैन से बिलोंग करता है या फिर उसको ये कर्स टेक्निक आती है। फिर वहाँ पर मीनू आता है और उसामे कहता है कि इसका ध्यान रखना। फिर हम वापस से क्रॉस और सुजुकी के पास आते हैं, जहाँ क्रॉस बार बार उससे कह रहा है कि होश में आओ और मुझे बताओ क्या था तुम्हारा बोलने का मतलब, क्या मतलब है नेबर और दोस्ती का। और यहाँ सुजुकी अभी भी गंभीर हालत में है और यहाँ पर सुजुकी क्रॉस को पहचान चुका है कि वो मारू का बड़ा भाई है और वो कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो यहाँ पर क्रॉस बोलता है कि जो ये दोस्ती वाली बात है ये बेमतलब की बातें हैं, और मैं मानता हूँ कि तुम्हारे जापान सॉर्सरर केंजो के इतिहास के हिसाब से इंसानों और एलियंस का पड़ोसी होना ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पर जो क्रॉस है वो प्रीवियस टाइम यानी कलिंग गेम के टाइम के सॉर्सर्स की बात करता है। और फिर वो सुजुकी से कहता भी है कि जब वो खूनी खेल हुआ था, यानी कलिंग गेम की बात हो रही है, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। उस जंग के बाद इंसान अच्छी तरह से जिंदगी को जीने लगे, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस टाइम में ह्यूमंस को ये पता ही नहीं कि जंग में कैसा सिचुएशन होता है। यहाँ तक कि अभी के जो सॉर्सरर्स हैं वो उस टाइम के सॉर्सरर की ग्रेट पावर को कभी समझ ही नहीं सकते। अभी के इंसानों को अपनी लाइफ से कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्स स्पिरिट्स हैं वो भी शिंजुकू शहर के कुछ ही गिने चुने जगहों में दिखाई देती हैं। और यहाँ तक कि सुकुना के बाद ऐसा कोई भी थ्रेट नहीं आया जो इनके लिए कोई बड़े परेशानी बने। यानी समझ रहे हो, कलिंग गेम के बाद से ये लोग अपनी मस्त लाइफ जी रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्रॉस बोलता है कि इंसान के पैदा होते साथ ही उन्हें सभी रिसोर्सेस मिल जाते हैं और इसी वजह से अभी के लोग रिफ्यूजीज को गंदा, असभ्य और खतरनाक लोग मानते हैं। और इस चीज के बारे में उसामे ने बहुत पहले ही कह दिया था। जब क्योटो पैरानॉर्मल ट्रूटी हुई थी तो उसके बाद से जापान एक अलग थलग नेशन बन गया, क्योंकि यहीं पर इस तरह के स्पेशल लोग पैदा होते हैं जो कर्स एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो वो अपने आप को बाहरी दुनिया से सुपीरियर मानने लग गए, जिसके वजह से वो यहाँ पर किसी भी बाहरी लोग को पसंद नहीं करते। और ये चीज क्रॉस को बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है अगर मेरी चलती तो मैं कभी भी तुम लोगों के साथ नहीं रहता और तुम लोगों को अपना पड़ोसी कभी नहीं मानता। लेकिन जब इनकी बातें आगे बढ़ती, लेकिन उसी टाइम पे उसामे वहाँ आ जाता है। वो वहाँ पर सुजुकी और यूका की हालत देखता है और उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ले जाने लगता है। और फिर क्रॉस कहता है कि क्या वो मारू को अपने मदरशिप में ले जा सकता है जहाँ पर वो उसका इलाज कर पाए। तो यहाँ उसामे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, हम मारू का इलाज कर देंगे। अब ऐसा कहने का उसामे का दो रीजन था। पहला कि अगर मारू इस हालत में उस स्पेसशिप में जाता है तो बाकी के जो सुमेरियंस एलियंस हैं उनके सामने ह्यूमंस की जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी, ये सोचकर कि मारू को उन्होंने इस तरह के डेंजरस सिचुएशन में इन्वॉल्व क्यों किया। और दूसरा ये कि इस तरह के मेडिकल टेस्ट करके वो इन एलियंस के बारे में और जान पाएगा। और यहाँ पर क्रॉस ज़्यादा कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि यहाँ उसामे एक हाई अथॉरिटी का मेंबर है और उसकी डायरेक्ट बात इन सुमेरियंस के हेड से हो रही है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। पर वो मारू की जो हेड बैंड है और उसके सर पे लगा जो बैंडेज है जो उसके थर्ड आई को छुपाता है वो ले लेता है और वो अपने आप को मारू की तरह बनकर सुजुकी और योका के पास जाने वाला है, जिससे वो जान सके कि आखिरकार ये लोगों के बोलने का मतलब क्या है।
मैं जब से वो दोस्ती वाली फीलिंग और सुजुकी की बात सुना है तब से क्रॉस के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि किलू का असली नेचर क्या है। और फिर हम एक अलग ही पैनल को देख पाते हैं जहाँ पर हमें ये एक खतरनाक आदमी देखने को मिलता है। अब पहली बार जब मैंने इसको देखा तो मैं इसे पहचान नहीं पाया, पर लोगों का कहना है कि ये और कोई नहीं माइतो है। हाँ, वही माइतो जो ओरिजिनल जेजेके में था। वैसे उसमें तो केंजाकू ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया था, पर शायद ये वापस आ चुका है। और ऐसा ही कुछ हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जब ये बूढ़ा आदमी मारू से लड़ रहा था तो उसको एक फ्लैशबैक आया जब वो एक ऐसे आदमी से लड़ रहा था जिसने उसे ख़त्म ही कर दिया था। और उस टाइम में हमने ये पैनल देखा और यहाँ पर जो ये बंदा है ये और कोई नहीं द ओजी इतादोरी है, जो कलिंग गेम के बाद से इतना ज़्यादा गोटेड पावरफुल हो चुका है जितना तुम सोच ही नहीं सकते। आई थिंक इसने गोजो और यूटा को भी सरपास कर दिया है, क्योंकि अब उसके पास क्या नहीं है, ब्लड मैनिपुलेशन, डोमेन एक्सपेंशन, रिवर्स कट टेक्निक, ऊपर से फिजिकल स्ट्रेंथ तो इसकी मास्टर लेवल की है ही, और इसका अपीयरेंस भी यूजी की तरह ही लग रहा है। तो यानी धीरे धीरे हमारे जो ओजी कैरेक्टर्स हैं वो वापस आ रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए इस समय यूजी की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो एक ट्रेन को भी उठा के फेंक सकता है। अब फिर वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि सुजुकी को होश आ गया है और वो अपने सामने मारू को देखता है, लेकिन ये एक्चुअल में मारू नहीं क्रॉस है। तो मारू जो है वो कहता है कि तुम कैसे हो, तो सुजुकी कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो यूका के बारे में पूछता है तो वो मारू कहता है कि उसका इलाज चल रहा है पर वो भी ठीक है। फिर यहाँ पर सुजुकी कहता है कि तुम्हारा भाई क्या पहले से इतना नचड़ा है और वो बेमतलब का इतना गुस्से में क्यों रहता है। तो यहाँ पर जो है इसको नहीं पता कि एक्चुअल में उसके सामने क्रॉस ही बैठा है। तो यहाँ पर जो क्रॉस है वो कहता है कि नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं है, उसके एक ऐसे रहने का एक कारण है। तो यहाँ पर सुजुकी समझता है ये बात को कि हाँ कोई रीजन हो सकता है। क्रॉस थोड़ा और कुछ बता पाता है तो सुजुकी कहता है मारू मेरे को माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें कही थी इन्वेशन के बारे में कि तुम हमें कैप्चर करने वाले हो वगैरह वगैरह, और मेरे सामने उस टाइम में तुम्हारी एक अलग ही इमेजिनेशन थी और मुझे ये भी सोचकर बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और तुमने जब मुझे बताया था कि तुम अपनी पावर्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकते तो उसके बाद भी तुमने अपनी पावर्स को हमें बचाने के लिए यूज़ किया, क्या इसके लिए तुम्हें कोई पनिशमेंट दी जा सकती है। तो यहाँ पर क्रॉस इसके बारे में किसी को नहीं बताया है तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम इसकी चिंता मत करो। फिर वहाँ पर यूका आती है और हम देख पाते हैं कि वो भी ठीक है। वो इतने पूरे टाइम में बेहोश थी तो उसे मारू के बारे में कुछ नहीं पता कि उसने मारू ने क्या क्या किया वहाँ पे, और ये जानकर वो खुश होती है कि उनका जो ये अपर लेवल मिशन था ये सक्सेसफुल रहा। फिर ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलकर एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं, कई सारे राइड्स पे बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रॉस का ध्यान इस सब में नहीं है, वो यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सुजुकी और यूका थोड़ा और इंजॉय करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसके हाथ से एक बैलून उड़ जाता है, लेकिन क्रॉस जंप मारकर उस बैलून को पकड़कर फिर से उस बच्चे को दे देता है। फिर वो बच्चा कहता है क्या आप मेरी मम्मी को जानते हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बच्चा गुम हो चुका है। और फिर यूका कहती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे मदर को ढूंढ देंगे। तो सुजुकी और मीनू इसकी रिपोर्ट कराने के लिए जाते हैं और यहाँ पर यूका और क्रॉस इस बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये बच्चा फिर भी रो रहा है। तो उसके रोने से परेशान होकर क्रॉस कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी मॉम डैड मर थोड़ी ना गई है, वो तो बस गुम हो गई है। क्या बात करता है यार। और ये बात सुनकर यूका कहती है सीरियसली तुम एक बच्चे से ऐसी बात कर रहे हो। तो फिर क्रॉस बच्चे को खुश करने के लिए करतब दिखाता है और ये चीज देखकर युवा कहती है ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो बैक फ्लिप मारती है और इन दोनों के बीच करतब दिखाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के लोग इनको देखकर इनको चेयर करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद इस बच्चे की माँ आती है और इस बच्चे को ले जाती है और फिर जो बच्चा है क्रॉस को अपना बैलून देता है और उसे थैंक यू कहता है। फिर यहाँ पर जो क्रॉस है वो इस बैलून के फिगर को देखकर थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है और कह रहा है कि ये क्या है। तो फिर यूका कहती है कि और कुछ नहीं, हैलोवीन का बैलून है। तो क्रॉस फिर से पूछता है कि हैलोवीन ये क्या होता है। तो यूका थोड़ा समझाती है हैलोवीन जो है वो क्रिश्चियनिटी में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और क्रॉस तो इंटरेस्टेड है ही इन चीज़ों में तो वो और पूछने लगता है। तो यहाँ पर यूका क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताती है। तो फिर यहाँ पर क्रॉस पूछता है तो क्या जो सभी ह्यूमंस है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो यूका कहती है कि ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 20 या 30% जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। और यहाँ पर फिर मारू कहता है कि तुम जापान के लोगों का विश्वास बहुत पेचीदा है। क्रॉस भाई मेरे ख्याल से आपको इंडिया आना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि लोगों की कितनी विकार के बिलीव्स हो सकती हैं। फिर क्रॉस कहता है ज़्यादातर जो धर्म है वो बुद्धिज़्म, कॉन्फ्यूशनिज्म और सेंतो धर्म से मिलकर ही बना है, और ये जितने भी चीज़ें हैं ये इकोनॉमिकल इवेंट्स और अदर रिलीजन से जुड़े हुए हैं, और इस तरह के मिक्सचर में इसीलिए तुम लोगों का कोई एक ट्रू गॉड भी नहीं है और तुम लोग पैसों को ज़्यादा मान्यता देते हो। एक मिनट, ये तो सही बात कर रहा है वैसे। तो फिर यूका क्रॉस को फूमी के बारे में बताती है। अब तुम्हें अगर नहीं पता तो फूमी जो है
वो जापान में जब क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा ही फैल रही थी तो उसको रोकने के लिए जापान के लोगों ने ये चीज़ की थी कि उसमें जो कोई भी क्रिश्चियनिटी मानता है उन लोगों को ढूंढने के लिए ईसा मसीह के फोटोज के ऊपर चलने के लिए कहा था, और जो आदमी ये नहीं करता तो उसे जान से मार दिया जाता था। और युका को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि अगर वो सिर्फ एक फोटो में पैर रखती है और बाद में माफ़ी मांग लेगी तो फिर इस सबका क्या मतलब है। तो यहाँ पर क्रॉस एक बहुत बढ़िया बात कहता है कि क्या हो अगर वो फोटो कोई जिंदा बीइंग हो या फिर वो एक गॉड का मीडियम हो, क्या तुम फिर भी उसके ऊपर चलना स्वीकार करोगी। तो यहाँ पर युका थोड़ा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। फिर यहाँ पर क्रॉस कहता है कि मैं समझ गया, तुम और तुम्हारे भाई की जो सोच है वो बहुत ही अजीब है, और सिर्फ तुम ही नहीं, इंसानों की सोच है वो भी बहुत सी पिछड़ी वाली है। तुम लोग किसी भी घटना को बस देखते हो और उसे नज़रअंदाज करने का नाटक करते हो, लेकिन जब भी तुम उसमें इन्वॉल्व करते हो तो सब कुछ छीन लेते हो। और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी तुम किसी की चीज़ को छीनते हो तो जिससे तुमने ये छीना है तो उसका ये हक बनता है कि वो वापस से उस चीज़ को तुमसे छीन ले। और फिर यहाँ पर क्रॉस इन्हीं बातों में बताता है कि उसी के प्लेनेट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि बाहर लोगों ने हम पर हमला किया और हम वहाँ से बचकर अपने ही प्लेनेट को छोड़कर यहाँ आ गए। तो युका क्रॉस के बातों को समझने की कोशिश करती है और वो देखती है कि ये बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रहा है, ये वॉर जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहा है। और यहाँ कहीं ना कहीं युका को क्रॉस पर शक हो रहा है क्योंकि युका के लिए तो अभी वो मारू है, लेकिन क्रॉस अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को धीरे धीरे बाहर आने दे रहा है जिसकी वजह से युका को उसके ऊपर शक हो रहा है। फिर युका कहती है कि तुम्हें कल मेरे साथ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस समझ नहीं पाता कि वो कहाँ जाने की बात कर रही है। तो फिर हम अगले दिन देखते हैं कि युका क्रॉस को एक डॉक्टर के पास लाई है और यहाँ पर डॉक्टर जो है उसके सामने कई सारे एक्सरेज को दिखाता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे कंडीशन है। फिर वो लोग दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर वहाँ पर युका बताती है कि मुझे पहले ही लगा नहीं था कि ये क्या चीज़ है या क्या बीमारी है, पर मेरे को पहले सर में थोड़ा बहुत दर्द देता था, फिर मेरे को पता चला कि मेरे को क्या हुआ है। और यहाँ पर क्रॉस को कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें कैंसर है। तो अब हमें ये पता चलता है कि युका को ब्रेन ट्यूमर है जिसकी वजह से वो 6 महीनों में मरने वाली है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा इंसान होगा तुम उसे क्या कहोगे? ऑफकोर्स तुम उसे अच्छा फील कराओगे, उसे मोटिवेट करोगे। पर यहाँ पर क्रॉस कहता है कि तुम्हारे पास बस 6 महीने बचे हैं, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और इस टाइम में तुम्हारा कैसा भी महसूस करना, कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि तुम ऑलरेडी मर ही चुकी हो। इस समय तुम्हारा अच्छा खाना, अच्छा काम करना, अच्छी चीज़ों को देखना, इन सब का कोई मतलब नहीं रहा है और धीरे धीरे तुम और ज़्यादा बुरा फील करोगी और तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाएगी कि तुम्हें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। इतनी कड़वी बातें किसी एक पेशेंट के सामने ये कैसे बोल सकता है? फिर क्रॉस कहता है अब तुम्हारा कोई भी भविष्य नहीं है। फिर यहाँ पर युवा को पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि ये मारू नहीं क्रॉस है। तो इनडायरेक्टली वो कहती है तो क्या क्रॉस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इसीलिए वो इतना गुस्सा रहता है। और यहाँ पर ये बात क्रॉस को चुप जाती है। वो गुस्सा में कहता है कि तुम क्या मुझे अपनी तरह समझ रही हो? क्रॉस उसके साथ जो हुआ वो कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो युका कहती है कि हाँ, तुमने सिर्फ अपने घर को खोया है, अपनी जिंदगी नहीं। पर यहाँ पर तो मैं अपनी लाइफ को ही खोने वाली हूँ। मेरी तुलना में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि तुम अपनी सिचुएशन को ठीक कर सको। तो यहाँ पर क्रॉस कहता है या ये कोई कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने दुख में है? तो फिर क्रॉस कहता है तुम लोग को एग्जिस्टेंस की बात करते हो, ये कहते हो कि नहीं हम लोग साथ में रह सकते हैं, पर लॉजिकली ये चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम तुम्हारे साथ रह भी जाएंगे तो कब तक तुम हम लोगों को अपने प्लेनेट में रखोगे? कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में तो ये रहेगा कि हम लोग बाहर से आए हैं, और कब तक हमें भी तुम जैसे इंसानों के चेहरे को देखकर ही जीना होगा। और कहीं ना कहीं हम पर रेस्ट्रिक्शन लगेगी, और हम पर जो रेस्ट्रिक्शन लगेगी, हमें नज़र में रखा जाएगा, वो हमें कतई मंजूर नहीं है, और हमेशा तुम लोग हमें नीचे ही मानोगे। और ऐसा हुआ तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे प्लेनेट को ही तुम सबसे छीन लूँ। और यहाँ पर युका क्रॉस की बातों को शांति से सुन रही है। और फिर यहाँ पर युका कहती है कि तुम कब तक चोरी करते रहोगे। और इस चैप्टर के लास्ट में युका कहती है कि किसी से कोई भी चीज़ छीनना आसान होता है, किसी को तकलीफ देना भी आसान होता है, लेकिन कब तक तुम ये चीज़ करोगे? ये साइकिल जो है हमेशा चलती रहेगी, और इसलिए क्यों ना हम इस साइकिल को ख़त्म कर दें। क्या हम लोग मिल करके एक साथ रहने की कोशिश नहीं कर सकते? और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अब तक जो भी हमने चैप्टर में देखा कि जो इतने टाइम से इनके बीच जो ये बिल्डअप बन रहा था, ये रिलेशन बन रहा था, फाइनली एक नए मोड से शुरू होने वाला है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि क्रॉस इसका क्या जवाब देगा। वैसे तो जोजो के मॉडलों में कुछ ज़्यादा ही हाइप वाली चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है वो सुनने और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।